हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोपिट्यूडिज्म। हाइपोपिट्यूडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि देखिए नाम सुगेस्ट कर रहा है कि हाइपो का मतलब है डिक्रीज, पिट्यूटरिज्म का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स इस कंडीशन में बॉडी में कम होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में दूसरे सिम्टम्स आते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपोपिट्यूडिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं हम इसके काज क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो काज और इसकी पैथोजेनेसिस यानी कि काज क्या है और उसके बाद किस मैकेनिज्म के तहत ये जो है ना हाइपोपिट्यूडिज्म काज कर रहे हैं। सबसे पहला जो काज है ना इसका वो पिट्यूटरी ट्यूमर्स, जो मोस्टली जो दो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है पिट्यूटरी के जो हाइपोपिट्यूडिज्म काज कर सकते हैं। सबसे पहला पिट्यूटरी ट्यूमर है पिट्यूटरी एडिनोमा। और पिट्यूटरी एडिनोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बिनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ग्लैंड के सेल्स की होती है, जिसकी वजह से वो प्रोलिफरेट करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एट द एंड क्या होगा, ये जो मास है ये पिट्यूटरी हार्मोन्स के जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स है ना उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, उनको कंप्रेस करेगा। उनके कंप्रेशन की वजह से फिर क्या होगा, पिट्यूटरी जो सेल्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो है वो क्रेनियोफैरिंजियोमा है। ये भी रेस्के पाउस का ट्यूमर है, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है, इसे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये भी एक मास इफेक्ट देता है। और एक फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर एक मास बन जाएगा तो ये मास क्या करेगा, इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। जब ये मास इसको कंप्रेस करेगा तो ये जो सेल्स है इस कंप्रेशन की वजह से अपना फंक्शन लॉस कर देंगे। जब ये सेल्स अपना फंक्शन लॉस करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हाइपोपिट्यूडिज्म कंडीशन होगी। इसके अलावा फर्ज करें ये जो मास बना है, जैसे देखते हैं आपको पता होगा कि जब बॉडी में ट्यूमर बनता है, ये ट्यूमर की जो ब्लड की नीड होती है ना ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है ना तो पीछे फर्ज करो यहाँ से एक आर्टरी आ रही है जो ब्लड लेके, अब जब यहाँ पे ब्लड की नीड इंक्रीज हुई है ना तो इसकी वजह से क्या होगा, इस आर्टरी पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जब इस आर्टरी पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो मोस्ट कॉमन चांसेस हैं कि ये जो आर्टरी है ना ये बर्स्ट कर जाए। जब ये आर्टरी बर्स्ट कर जाएगी तो यहाँ से ब्लड लीक आउट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आगे ब्लड जा रहा था नॉर्मल टिश्यू को भी जा रहा था वो भी रुक जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अंदर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी और पिट्यूटरी ग्लैंड अपना फंक्शन करना छोड़ देगा। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन काज जो पिट्यूटरी ग्लैंड की ये जो उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन काज जो हाइपोपिट्यूडिज्म काज करता है वो है शिखान सिंड्रोम। शिखान सिंड्रोम क्या चीज़ है, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपोपिट्यूडिज्म है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल देखें, जब प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जो पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज जो है वो डबल हो जाता है। क्यों, देखो क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है ना बॉडी की सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आगे बेबी की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब लैक्टोट्रॉफ से अब देखो अगर मदर है तो उसने नेक्स्ट लैक्टेशन करनी है तो उसके लिए प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, उसके बाद थायरोट्रॉफ ज़्यादा रिलीज होंगे, स्मेरोट्रॉफ ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा। तो ये जो सारे सेल्स है ना ये अपनी सिक्रीशन बढ़ा देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपोट्रोफी हो जाती है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपोट्रोफी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड नीड भी ज़्यादा होगी। जब पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड नीड ज़्यादा हो जाएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जब देखो ड्यूरिंग डिलीवरी पार्चुरेशन के दौरान क्या होता है, अगर मदर को बहुत सीवियर किस्म की ब्लीडिंग हो गई है, अगर मदर को बहुत सीवियर किस्म की ब्लीडिंग हो जाए तो फिर क्या होता है, बॉडी में ब्लड लॉस होता है और ब्लड लॉस होने की वजह से ब्लड बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ब्लड कम हो जाए और ब्लड कम होने की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई इसको ना मिल सके तो फिर क्या होगा, जो पिट्यूटरी के अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस होना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स जो है अपना फंक्शन लॉस कर देंगे। ठीक है, अब जो इस वजह से इस मैकेनिज्म के तहत जो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना फंक्शन लॉस करता है, हाइपोपिट्यूडिज्म होती है, इसे हम कहते हैं शिहान सिंड्रोम। इसको हम प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपोपिट्यूडिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ये था सेकंड मोस्ट कॉमन काज। थर्ड मोस्ट कॉमन काज है वो है एम्प्टी स्टिला सिंड्रोम। एम्प्टी स्टिला सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या होता है जो ना CSF है और CSF जो वो लीक हो जाता है इनटू सीलर रशिया। सीलर रशिया क्या चीज़ है, सीलर रशिया एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसने इंटीरियर पिट्यूटरी को सराउंड किया। जैसे ये पॉकेट है और पॉकेट के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह से पड़ा हुआ है।
ठीक है, ये सिलाटर्शिया। अब ये सिलाटर्शिया का डिफेक्ट होता है, कंजेनिटल डिफेक्ट है, और इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता कि किस तरह से ये जो है इसकी अबनॉर्मेलिटी आती है और CSF लीक आउट होता है या फिर मेनिंजेस लीक आउट होते हैं। इसकी अभी तक कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं मिली अभी तक। हमें ये जानते हैं कि ड्यू टू एनी रीजन क्या होता है कि पिट्यूटरी जो आगे पीछे जो मेनिंजेस ने सराउंड किया होता है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बल्ज आउट हो जाते हैं या फिर अंदर को हर्निएट हो जाते हैं। जब ये अंदर को हर्निएट होती है तो इस जो मेनिंजेस को अरेक्नाइड मैटर है उसके अंदर CSF होता है, तो ये CSF अंदर को बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये CSF अंदर को बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये करेगा, ये CSF इसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। ये जब इसको कंप्रेस करेगा तो कंप्रेशन की वजह से फिर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो नॉर्मल सेल्स है वो डैमेज होंगे। डैमेज होने की वजह से वो अपना फंक्शन लॉस कर देंगे, जिसकी वजह से हाइपोपाइरोडिज्म होता है। ये था तीसरा मोस्ट कॉमन काज। उसके अलावा थोड़े दूसरे कॉमन काज भी हैं जो काज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रॉमा है, जो अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, ब्रेन ट्रॉमा हो जाए, ब्रेन इंजरी हो जाए, उसकी वजह से भी हाइपोपाइरोडिज्म हो सकता है। उसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर, अगर चिल्ड्रन को बचपन में कोई रेडिएशन एक्सपोजर था, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स रप्चर हुए हैं या फिर डैमेज हुए हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। उसके अलावा जो हम नेक्स्ट देखते हैं, इस बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, कि अगर ये एक बंदा हाइपोपाइरोडिज्म का शिकार हो जाए तो वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर करेगा। साइन एंड सिम्टम जो है ना वो सिंपली डिपेंड करते हैं कि कौन से सेल्स डैमेज हो रहे हैं, मोस्टली कौन से सेल्स डैमेज हो रहे हैं। अगर जो सेल्स डैमेज होंगे, देखिए हमें पता है पिट्यूटरी में 5 सेल्स होते हैं। लैक्टोट्रोफ्स जो सिक्रीट करते हैं जो प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोफ्स हैं जो TSH रिलीज करते हैं, गोनाडोट्रोफ जो सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, कॉर्टिकोट्रोफ जो ACTH रिलीज करते हैं। ठीक है, अब अगर लैक्टोट्रोफ्स डैमेज होंगे, लैक्टोट्रोफ्स अपना फंक्शन लॉस करें तो फिर क्या होगा, मदर में पोर लैक्टेशन होगी। और उसके बाद स्मेटोट्रोफ्स अगर लॉस करेंगे तो ग्रोथ रिडक्शन हो जाएगी। और थायरोट्रोफ्स का लॉस में वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। गोनाडोट्रोफ्स सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा बंदा। उसके कॉर्टिकोट्रोफ की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल कम होगा, कॉर्टिसोल कम होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिम्टम साइन एंड सिम्टम्स हमें इस तरह से मिलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोस के। डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं? डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, बंदे का ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम चेक करते हैं हार्मोन्स, क्या इसके हार्मोन्स नॉर्मल है या नहीं है। अगर बंदा हाइपोपाइरोडिज्म का पेशेंट होगा तो उसके अंदर हार्मोन्स की कमी होगी। उसके अलावा हम उसके हार्मोन्स को चेक भी कर सकते हैं कि डिफरेंट स्टिमुलेशन टेस्ट के जरिए चेक भी कर सकते हैं कि क्या आया कि हार्मोन रिलीज होता है कि नहीं होता। उसके अलावा हम उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देखो अगर बंदे में ग्रोथ रिटार्डेड, अगर हाइपोपाइरोडिज्म है तो बंदे में ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, तो उसके अलावा वेट लॉस होगा। ये हम सारी चीज़ें बंदे में चेक कर सकते हैं। अगर हम ये चेक करेंगे तो फिर हमें इससे भी पता चलता है कि बंदा हाइपोपाइरोडिज्म का पेशेंट है या नहीं है। उसके बाद हम MRI चेक करेंगे, MRI करेंगे उसकी ब्रेन का, और उसके मोस्टली हम सिलाटर्शिया का चेक करेंगे कि सिलाटर्शिया के अंदर क्या अबनॉर्मलिटीज आई हैं, क्या आया कि इसका एम्प्टी सेल सिंड्रोम तो नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ट्रीटमेंट, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई नहीं है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप अंडरलाइन कोई भी जो काज है उसको ट्रीट करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हाइपोपाइरोडिज्म खुद ब ट्रीट हो जाएगा। उसके अलावा हम आर्जी तौर पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कर सकते हैं, यानी कि जो हार्मोन बॉडी में कम हो रहा है उसको हम बाहर से बॉडी में जो ना बॉडी में देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोपाइरोडिज्म की कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो सकती है। ये था आज का हमारा टॉपिक।